हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक्टिव और पैसिव के कुछ एडवांस्ड रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले भी 2 वीडियोज़ में हमने एक्टिव और पैसिव को पढ़ा। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जाके देख सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमने अभी तक एक्टिव और पैसिव में ये सीखा कि हमें एक्स रूल का यूज़ करना होता है। एक्स रूल क्या होता है? एक्स रूल का मतलब होता है जो भी हमारा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, उसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे प्लेस करना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखना। और सब्जेक्ट को जब पीछे ले जाएंगे, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में यूज़ कर रहे होंगे, तो उसके पहले बाय प्रपोजिशन का यूज़ करना। तो उन सारी चीज़ों को याद रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम इन रूल्स को देखेंगे। जब भी हमारे एक सेंटेंस के अंदर इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया हो, इन्फिनेटिव यानी टू के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म को यूज़ करना। वर्ब की बेस फॉर्म या फिर हम कह सकते हैं सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अगर हम यूज़ करते हैं तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है। और उस इन्फिनेटिव का अगर यूज़ किसी सेंटेंस में हो रखा है तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसको हम क्या करेंगे, उसको हम किस तरीके से बना रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं। जब भी इन्फिनेटिव दिया गया होगा तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय टू और जो वर्ब होगी उसके बीच में लगा लेंगे क्या, बी को यूज़ कर लेंगे। यानी कि जो यहाँ पे बी बेस फॉर्म है ना, इज एम आर वॉज वर्ब की, इसको हम यूज़ कर लेंगे इन्फिनेटिव में बिल्कुल बीच में, यानी कि टू और वर्ब के बीच में। अब क्योंकि यहाँ पे टू आ गया, उसके साथ में क्या होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी। अब इन दोनों के बीच में यानी कि इस जगह पे आ जाएगा क्या, इस जगह पे आ जाएगा बी। ठीक है, तो अब देखा जाए तो यहाँ पे जो बी है ना, ये टू के साथ में मिलके बना देगा क्या, ये टू के साथ में मिलके बना देगा इन्फिनेटिव। ये टू के साथ में मिलके बना देगा इन्फिनेटिव। तुझे यहाँ पे वर्ब दे रखी है, यहाँ पे ये जो वर्ब दे रखी है ना, इस वर्ब का क्या करेंगे, इस वर्ब को हम चेंज कर देंगे और इसको हम कर देंगे कौन से फॉर्म में, इसको हम कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्यों? क्योंकि ये पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ ही करना पड़ता है अगर कोई मेन वर्ब है तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से क्या बनेगा, इस तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस को, तो वहाँ पे टू, उसके बाद में बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ टू सेंड द मेल। यहाँ पे ही क्या है, यहाँ पे ही है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पे द मेल क्या है, ये है ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब इज है और ये टू प्लस सेंड क्या है, ये टू प्लस सेंड यहाँ पे है हमारा इन्फिनेटिव। टू प्लस सेंड क्या है यहाँ पे, ये हमारा इन्फिनेटिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या काम करना है, हमें टू और वर्ब के बीच में बी का यूज़ कर लेना। यानी कि यहाँ पे ये टू लिखा हुआ है, ये सारे सेंटेंस वगैरह हम देखते हैं, यहाँ पे टू लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ बी और यहाँ पे क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। यही तो हमने बोला कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और टू के बीच में यूज़ कर लेना है बी को, तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया बी को। ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, ही इज़ टू सेंड द मेल, तो मेल जो है वो आगे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक्स रूल का यूज़ हो रहा होगा, मेल आगे आ जाएगा, ही जो था वो पीछे चला जाएगा और ये यहाँ पे बन जाएगा मी नहीं, यहाँ पे बन जाएगा हिम। तो ये मेल आगे आया, ही जो है वो पीछे चला गया और ही के पहले यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया बाय को। तो सेंटेंस क्या बना, द मेल इज टू बी सेंट बाय हिम। ये जो ही है वो यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और इस तरीके से हमारी पैसिव वॉइस बन सकती है अगर हमारे सेंटेंस में इन्फिनेटिव का यूज़ दे रखा है। क्या और कोई तरीका है इसको बनाने का? तो हम देखते हैं कुछ और सेंटेंस है जिनको हम उनमें इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है और उनको हम किस तरीके से बना रहे होते हैं पैसिव वॉइस में। अगर हम यहाँ पे देयर का यूज़ करते हैं और इस तरीके से एक सेंटेंस लिखा हुआ है, देयर इज़ नथिंग टू बाय, तो यहाँ पे टू बाय देख सकते हो, टू का यूज़ हो रखा है और ये जो बाय है ये क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे इन्फिनेटिव है। अब इन्फिनेटिव सेंटेंस में अगर आ रखा है और इस तरीके का कुछ सेंटेंस है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, हमें टू और जो वर्ब है उसके बीच में क्या लगा देना है, उसके बीच में यानी कि इस जगह पे यूज़ कर लेना है बी की फॉर्म को, बी की बेस फॉर्म जो कि बी ही होती है। तो क्या हमने इस सेंटेंस में ऐसा किया, देखो देयर इज नथिंग, कोई चेंज नहीं किया, यहाँ पे टू आया, बी की एक फॉर्म आई, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो हम कह सकते हैं पैसिव वॉइस भी है। और यहाँ पे टू
के साथ में बी भी आ रहा है तो हम कह सकते हैं ये क्या है, इन्फिनेटिव भी है, तो इन्फिनेटिव भी है रहेगा और पैसिव वॉइस भी रहेगा। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। क्या कोई और तरीके का सेंटेंस बन सकता है? हाँ भाई बन सकता है। देखो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है इट इज़ टाइम करके, यानी कि हम इट का यूज़ कर रहे हैं, वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे एक नाउन का यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और यहाँ पे यूज़ हो रखा है क्या, यहाँ पे यूज़ हो रखा है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का यूज़ हो रखा है। अगर यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज़ हो रखा है यानी कि यहाँ पे हम फिर से वही करेंगे, जो टू है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके बीच में क्या कर देंगे, उसके बीच में हम बी का यूज़ करेंगे। तो भाई देखते हैं क्या हमने ऐसा किया है सेंटेंस में। इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम फॉर का यूज़ कर लिया और ये दिस बॉक्स था क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था तो हमने ऑब्जेक्ट को लिख लिया आगे, और ये टू जो था वो टू यहाँ पे आया और ओपन का बन गया ओपनड, और इनके बीच में क्या आ गया, बी का यूज़ कर लिया गया। तो जब भी इस तरीके का सेंटेंस आएगा इट इज़ टाइम टू डू समथिंग, हम बोल देंगे इट इज़ टाइम टू बी डन, इट इज़ टाइम टू और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस हो सकते हैं अगर इन्फिनेटिव का यूज़ कर रहे होते हैं एक सेंटेंस के अंदर। आगे बढ़ते हैं। आगे एक और सेंटेंस लिखा हुआ आई वॉन्ट यू टू ओपन द गेट। देखो टू ओपन यानी कि फिर से यहाँ पे क्या आ गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कहो बेस फॉर्म, ये यहाँ पे यूज़ हो रखी है, यानी कि यहाँ पे भी इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया है। तो हम यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, रूल सेम है कि टू और वर्ब के बीच में क्या करेंगे, बी को यूज़ करेंगे और जो वर्ब दे रखी है उसकी कर देंगे थर्ड फॉर्म। तो क्या ऐसा यहाँ पे किया गया है, देखते हैं। आई वॉन्ट द गेट, टू को यहाँ पे यूज़ किया, यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, बीच में बी आ गया और ओपन की कौन सी फॉर्म आ गई, ओपन की यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे जो द गेट था वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट तरह काम कर रहा था। कैसे ओपन करना है, क्या ओपन करना है, गेट ओपन करना है, तो गेट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था। अगर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो हमने क्या किया, इसको आगे रख दिया। और ये ओपन करने कौन वाला है, यहाँ पे क्या मैं यूज ओपन करने वाला हूँ गेट को, नहीं ओपन करने वाला हूँ, यहाँ पे ओपन करने वाले हो तुम, यू। आई वॉन्ट यू टू ओपन द गेट, मैं चाहता हूँ कि तुम इस गेट को खोलो, तो तुम इसके कर्ता होने वाले हो, तुम इसके सब्जेक्ट होने वाले हो, तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इसको हमने कहाँ पहुँचा दिया, इसको हमने पीछे पहुँचा दिया और उसके पहले यूज़ कर लिया बाय का यूज़ कर लिया। तो इस सेंटेंस इस तरीके से बन सकता है, आई वॉन्ट यू टू ओपन द गेट, आई वॉन्ट द गेट टू बी ओपनड बाय यू। तो टू बी ओपनड हो जाएगा टू ओपन का, पैसिव वॉइस बनाते समय। आगे बढ़ते हैं, कुछ और टाइप के सेंटेंस आते हैं, ये हमने पिछली वीडियोज़ में भी पढ़ा है जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, कि लेट का यूज़ अगर एक सेंटेंस में होता है वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, और वो इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो देखो यहाँ पे लेट वाले सेंटेंस जब भी होंगे तो हम लेट का यूज़ करेंगे यहाँ पे, जो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वर्ब का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ना, इसको यूज़ किया जाएगा। बी आएगा, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, यानी कि ये सिंपल ही क्या हो गया मेरा, पैसिव। तो अभी से ही हम कह सकते हैं ये बन गया पैसिव वॉइस। ठीक है, फिर बाई आएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट जो होगा यानी कि जो रिसीवर होगा, जैसे कि ये पेन मैंने आपको दिया तो आपको पेन मिला है, आप कहलाओगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही जो उसको प्राप्त करने वाला होगा वो बिल्कुल पीछे लिखा जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे लेट लिखा है मी ईट द चॉकलेट, लेट मी ईट द चॉकलेट। तो यहाँ पे चॉकलेट खाई जा रही है, चॉकलेट क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी। क्या ये कोई रिसीवर हो सकता है चॉकलेट, क्या चॉकलेट किसी चीज़ को प्राप्त कर सकती है, किसी चीज़ को प्राप्त करने वाला या वाली हो सकती है, नहीं हो सकती है ना। तो हम कह सकते हैं ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें क्या करना है, हमें ये सिंपल सा ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सबसे पहले लेट आना चाहिए, हाँ भाई आ गया लेट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे चॉकलेट को खाया जा रहा है, चॉकलेट जो सेंटेंस में है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, तो यहाँ पे द और चॉकलेट को ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर लिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो देखो हमने यहाँ पे बी का यूज़ कर लिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब थी ईट, तो ईट की कौन सी फॉर्म लगा दी हमने, ईट की यहाँ पे लगा दी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर आना चाहिए बाई, बाई आ गया। ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर दे रखा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो लगा दो, नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं। अब क्योंकि यहाँ पे मी जो था वो यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो हमने मी को यहाँ पे लिख दिया बाय के बाद में। तो मी ही यहाँ पे चॉकलेट को खाने वाला था, तो मी को यहाँ पे हमने लिख दिया बाय से पहले। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, लेट मी ईट द चॉकलेट, पैसे बनाते समय क्या हो जाएगा, लेट द चॉकलेट बी ईटन बाय मी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब एक और तरीका है, जब हमारे पास में कोई भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब हमारे पास में नहीं होता है, तो देखो ये जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता तो दिक्कत क्या आती है। तो हम उस सिंपल ट्रिक से, सिंपल फॉर्म जो है उससे हम नहीं बना सकते हैं अपना इंपरेटिव सेंटेंस। हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अगर इस वाले रूल को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे हमें लेट के बाद में क्या चाहिए होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस से मिसिंग है, गायब हो रखा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं और इस तरीके से सेंटेंस बनता है। देखो लेट का यूज़ होता है, अस का यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो अगर हमने ऐसे बोला कि लेट्स गो या फिर लेट अस गो, तो सेंटेंस में अस आ रहा है लेकिन यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि वो सेंटेंस उस स्ट्रक्चर से नहीं बन सकता है जो भी हमने पीछे देखा। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले यूज़ कर लेंगे इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड। इतना हम पहले लिख लेंगे हर एक ऐसे सेंटेंस में, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे जो वर्ब है वो है गो, तो हमें गो को एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। तो देखो क्या हमने ऐसा ही किया है, क्या हमने ऐसा ही किया है, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, गो। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो, लेट अस गो, इसका क्या हो जाएगा पैसिव, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो। लेट अस कम, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड कम। लेट अस प्ले, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले द गेम। तो इस तरीके से सेंटेंस बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास में सेंटेंस आते हैं वो ऐसे सेंटेंस है जब भी हमारे सेंटेंस के अंदर फ्रेजल वर्ब का यूज़ होगा या फिर हम कहें डेफिनेट प्रपोजिशन का यूज़ होगा। क्या होते हैं डेफिनेट प्रपोजिशन, पहले उनको जानते हैं। जब भी क्या होता है, अगर प्रपोजिशन वर्ब के साथ में ही यूज़ होती है, अगर वर्ब का ही एक पार्ट होती है, तो उसे डेफिनेट प्रपोजिशन कहा जाता है। कैसे, एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, अराइव एट में एट अलग से नहीं आया है, वो वर्ब का ही पार्ट है। अगर हम अराइव एट का यूज़ करेंगे तो हम साथ में ही कर रहे होंगे सेंटेंस में। ऐसे ही सरप्राइज एट, लुक फॉर, सर्च फॉर, लाफ एट, एम एट, कम टू, प्लीज विद, सप्लाई विद, कोप विद, प्रेफर टू, पुट डाउन, एक्वेंट विद, सिंपथाइज विद, लुक आफ्टर, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ये अपने साथ में एक प्रपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे प्रपोजिशन हम देख सकते हैं। एट प्रपोजिशन है, फॉर प्रपोजिशन है, टू एक प्रपोजिशन है, विद प्रपोजिशन है, यहाँ पे डाउन चलो एडवर्ब आ रखा है, लेकिन विद यहाँ पे प्रपोजिशन की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये प्रपोजिशन को जब यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि इनको कहा जाता है क्या, इनको कहा जाता है डेफिनिट प्रपोजिशन। डेफिनिट प्रपोजिशन इनको कहा जाता है। अगर ये मेरे सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, कुछ नया नहीं करना है, जहाँ पे भी वर्ब हो रखी है ना उसी के साथ में इसको यूज़ कर दो। कैसे एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन देयर इज अ डेफिनेट प्रपोजिशन और अ फ्रेजल वर्ब, एक फ्रेजल वर्ब होती है या फिर एक डेफिनेट प्रपोजिशन होती है, तो हम क्या करेंगे, यूज़ प्रपोजिशन विद इट्स वर्ब ओनली। प्रपोजिशन को यूज़ कर लो विद इट्स वर्ब, उसकी वर्ब के साथ ही, ओनली मतलब उसी के साथ। ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं, शी लुक्ड फॉर मी, तो देखो लुक्ड आया, फॉर आया, ये दोनों क्या मिलके बना रहे हैं, ये दोनों मिलके हम कह सकते हैं बना रहे हैं डेफिनेट प्रपोजिशन को बना रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी इसका पैसे बनाएंगे तो लुक फॉर को साथ में ही लिखा रहने देंगे। देखो कैसे बनाएंगे, मी जो था वो आगे आ गया, ठीक है, एक्स रूल लगा रहे हैं, शी जो है वो पीछे चला गया, हर हो गया, उसके पहले बाई भी आ गया। जो मेरा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस था तो हमने यहाँ पे बी की सेकंड फॉर्म को यूज़ किया। पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, तो यहाँ पे बी की सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली, वॉज। और लुक्ड जो था वो थर्ड फॉर्म भी लुक्ड होती है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लुक लगा दी। लेकिन ये जो फॉर था ना यहाँ पे, उसको एज इट इज़, जैसे का तैसा ही वर्ब के साथ में लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन जाता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं ये सारी हम डेफिनेट प्रपोजिशन जो होती हैं उनको नोट भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी प्रपोजिशंस हो सकती हैं। बस याद क्या रखना है, अगर कोई प्रपोजिशन एक वर्ब के साथ में लगी हुई है तो वर्ब के साथ में ही रहने वाली है। जो भी वर्ब के साथ में लगा होता है वो वर्ब के साथ में ही रहने वाला है। ठीक है, व्हेन देयर इज अ वेग
सब्जेक्ट। वेग सब्जेक्ट का मतलब होता है जब भी सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं होता है, डेफिनेट नहीं होता है। अगर हमको पता नहीं है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, डेफिनेट है मतलब कि हमको पता नहीं है वो सब्जेक्ट कौन है। हमने ऐसे बोला कि लोग कहते हैं कि हमें गालियाँ नहीं देनी चाहिए, तो लोग कहते हैं, अब वो लोग कौन सा व्यक्ति है हमें पता है, लोग कहते हैं, लेकिन वो कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है क्या, कोई एक विशेष व्यक्ति हो सकता है, नहीं हो सकता है, बहुत सारे लोग हैं, कौन कहता है वो नहीं पता। तो हम कह सकते हैं ऐसा सब्जेक्ट जो स्पष्ट नहीं होता है, इसको कहा जाता है वेग सब्जेक्ट। ऐसे सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया सेंटेंस बनते हैं, और इनको पैसिव में कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। ऐसे सेंटेंस कैसे बनते हैं, पहले तो वो एग्जाम्पल देखते हैं। पीपल या फिर दे, ऐसे सब्जेक्ट यूज़ हो रहा होगा, पीपल या फिर दे, और फिर आगे लिखा होगा से, बिलीव या फिर एज्यूम में से कुछ, और उसके आगे एक सेंटेंस होगा। जैसे हमने बोला कि पीपल से वी शुड रिस्पेक्ट अवर आर्मी, लोग कहते हैं हमें अपने आर्मी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो पीपल से, तो पीपल से आ गया। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम इसका पैसिव वॉइस बना रहे होंगे तो हम इट का यूज़ करेंगे, इज लगाएंगे, सेड लगा देंगे। तो देखो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ रही है, तो हम कहेंगे ये पैसिव वॉइस से बन रहा है धीरे धीरे। इट इज सेड, या फिर अगर यहाँ पे से लिखा होगा तो हम सेड कर देंगे, बिलीव लिखा होगा सेंटेंस में तो बिलीव्ड कर देंगे, एज्यूम लिखा होगा तो एज्यूम्ड कर देंगे। ठीक है, तो इट इज सेड या बिलीव्ड या एज्यूम्ड दैट, इतना लिख लिया। इट इज सेड, एज्यूम्ड या बिलीव्ड, और उसके साथ में लगा लो दैट। उसके आगे क्या लिखेंगे, उसके आगे जो भी सेंटेंस में बचा होगा वो सेंटेंस का यहाँ पे लिख देंगे। देखते हैं एग्जाम्पल वाले एक बार। अगर ऐसे लिखा हुआ है दे से यू कैन सिंग, तो हम क्या कर देंगे, इट इज सेड दैट, क्योंकि से लिखा हुआ था ना यहाँ पे, तो हमने क्या कर दिया, तो हमने यहाँ पे सेड कर दिया। इट इज सेड दैट, बचा हुआ क्या है, बचा हुआ यहाँ पे हमको दिख रहा है दूर से यू कैन सिंग, तो हमने यहाँ पे लिख दिया यू कैन सिंग। इट इज सेड दैट यू कैन सिंग, और इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। When whom is used in the sentence, जब भी whom यूज होगा, whom जो होता है वो एक सब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव तो who होता है, ऑब्जेक्टिव वर्ड होता है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट को बता रहा होता है एक सेंटेंस के अंदर। तो जब भी हम इसको चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट देखो किसमें चेंज होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है, और सब्जेक्टिव वर्ड कौन सा है, हु। तो whom को हम चेंज कर देंगे हु में, और अगर हु दिया होगा सेंटेंस में तो हु को चेंज कर देंगे हुम में, सिंपल है। तो देखो क्या करेंगे, ये जो हु दे रखा है ना यहाँ पे, हुम दे रखा होगा, इसको हु में चेंज कर देंगे। देखो हु वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय और साथ में सब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं, हु हैज ही इनवाइटेड, हुम हैज ही इनवाइटेड, तो हुम को क्या कर देंगे, हुम को चेंज कर देंगे हु में। हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ रखी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो यहाँ पे हमने यूज़ कर ली, और बाय के साथ में लगा दिया हिम, बाई के साथ में लगा दिया हिम। तो हु हैज़ बीन इन्वाइटेड बाय हिम, ये मेरा बन जाएगा पैसिव वॉइस में आंसर हुम वाले सेंटेंस का। अगला सेंटेंस है, अगर हम मेरे सेंटेंस में वॉट का यूज कर रखा है तो हम क्या करेंगे, वॉट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय प्लस सब्जेक्ट। वॉट भी एक ऑब्जेक्टिव वर्ड होता है, लेकिन वॉट एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बता रहा होता है, या फिर हम कहें एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहा होता है, तो हम वॉट का वॉट ही रहने देते हैं। वॉट हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे हैज़ नहीं, यहाँ पे आ जाएगा वॉज। वॉट वॉज आस्क्ड बाय हिम, वॉट डिड ही आस्क, वॉट वॉज आस्क्ड बाय हिम, वॉट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट, और यहाँ पे कैसे बन जाएगा मेरा पैसिव वॉइस बन जाएगा। When there is a reflexive pronoun, जब भी हमारे सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हो रखा है, यानी कि ऐसे प्रोनाउन जिसके अंदर SELF या फिर SELVES इनका यूज कर रखा है, ठीक है, इनका यूज़ अगर कर रखा है तो हम कह सकते हैं वो क्या हो जाएंगे मेरे, वो मेरे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो मेरा सब्जेक्ट होगा शी को अपने जगह पे ही रहने देंगे। यूजुअली हम क्या करते हैं, साधारण तौर पे हम क्या करते हैं, साधारण तौर पे हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे लिख रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शी स्लेप्ट, उसने थप्पड़ मारा हर सेल्फ, अपने आप को ही, तो सब्जेक्ट भी वही है और जो काम हो रहा है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, उसी पे पड़ रहा है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है तो हम क्या काम करेंगे, हम इस शी को रहने देंगे शी ही। स्लेप्ट जो है क्योंकि पास्ट डेफिनेट टेंस है तो हमने यहाँ पे वॉज वर्ब का यूज़ करा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो वॉज स्लेप्ट थर्ड फॉर्म आ गई। और ये जो हर सेल्फ है ना, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो यही है, खुद ही है, तो हमने हर सेल्फ को यहाँ लिखा रहने दिया और यहाँ पे लगा लिया बाय, जो कि हम करते हैं सब्जेक्ट के पहले।
तो ये बन जाएगा मेरा जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे रखा होगा। इसके अलावा व्हेन देयर इज अ कॉम्प्लीमेंट, जब भी सेंटेंस के अंदर कॉम्प्लीमेंट का यूज कर रखा होगा तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं हमारे सेंटेंस में, हमारे नाउन वर्ब या फिर किसी के भी बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर उसका यूज़ दे रखा है वर्ब के अंदर तो हम, इसका यूज़ दे रखा है वर्ब के साथ, तो हम क्या करेंगे, तो हम कॉम्प्लीमेंट वर्ब के साथ ही यूज़ करेंगे, कॉम्प्लीमेंट को वर्ब के साथ ही लिखा रहने देंगे। हमने पहले भी कहा था कि वर्ब के साथ में जो भी है वो उसके साथ में ही रहने वाला है। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो राशि कॉल्ड हिम एन इडियट, राशि जो एक लड़की है वो बुलाती है हिम उसे एन इडियट। क्या एन इडियट कोई सब्जेक्ट है? नहीं। कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं। क्या कोई हम कह सकते हैं वर्ब है? नहीं है। तो ये क्या है, ये हम कहेंगे ये कॉम्प्लीमेंट है भाई, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट जो है उसको वर्ब के साथ में रखा जाएगा, क्योंकि देखो क्या करेंगे, यहाँ पे जो हिम है ये तो चला जाएगा, अभी जब क्या कहेंगे इसका हम एक्स रूल का यूज़ करेंगे तो हिम आगे चला जाएगा और ही बन जाएगा, तो हिम तो आ गया यहाँ पे। ठीक है, कॉल्ड जो है वो क्या बन जाएगा, इंडेफिनिट टेंस है तो वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगा। और ये जो कॉम्प्लीमेंट दे रखा था इसको हम वर्ब के साथ में लिख लेंगे, वर्ब के साथ में, यानी कि एन इडियट है वो यहाँ पे आना चाहिए कुछ कॉल्ड के बाद। फिर जो राशि है ये उठ के कहाँ पे आ जाएगी, ये राशि उठ के जाएगी पीछे और उसके पहले आ जाएगा बाय, क्योंकि राशि एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वर्ब के साथ में ही कॉम्प्लीमेंट का यूज़ हो रहा होगा अगर एक सेंटेंस में दे रखा है तो। ठीक है, सिंपल। इसके बाद में आता है यूज़ ऑफ प्रपोजिशन अदर देन बाय। हमने अभी तक इतनी बार जब भी अभी सेंटेंस बताए हैं सब में बताया कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाय का यूज़ कर लेंगे सब्जेक्ट के पहले। हमने बताया जब भी हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे उसके पहले बाय का यूज़ करेंगे, जब भी हम सेंटेंस का यूज़ करेंगे तो उसके पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे तो बाय का यूज़ करेंगे। क्या ऐसा हमेशा होगा? तो आंसर है नहीं नहीं नहीं। हमने पिछली वीडियोस में भी ये बात कही है कि ऐसा नहीं होगा। हम चाहें तो किसी और प्रपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट के पहले, लेकिन वो चीज़ डिपेंड करेगी किसके ऊपर, वो चीज़ डिपेंड करेगी हमारी वर्ब के ऊपर कि वो वर्ब कैसी है। देखो, हम चाहें तो बाय की जगह पे बाय को हम यूज़ नहीं करते हैं, बाय को हमने बॉयकॉट कर दिया, भाई बाय यूज़ नहीं होगा, तो हम ऐड का यूज़ भी कर सकते हैं। तो हम किन किन वर्ब के साथ में ऐड का यूज़ कर सकते हैं वो ज़रा देखते हैं। जैसे कि सरप्राइज, तो हम बोल सकते हैं आई एम सरप्राइज एट योर प्रपोजल, आई एम सरप्राइज एट योर प्रेजेंस। शॉक्ड, शॉक्ड एट, ऐसे करके बोल सकते हैं। अलार्म्ड, अलार्म्ड एट। अमेज्ड एट, ऑफेंडेड एट, हर्ट एट, अनॉयड एट। अनॉयड एट का मतलब किसी चीज़ से परेशान अगर हो जाते हैं तो हम बोलते हैं अनॉयड एट। समथिंग के लिए यूज़ होगा, मतलब किसी व्यक्ति के लिए यूज़ नहीं होगा। व्यक्ति के लिए जब यूज़ करना होगा तो हम अनॉयड विद का यूज़ करेंगे। स्टार्टल्ड, वेक्स्ड, एस्टोनिश्ड, इन सब के साथ में हम एट प्रपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं अगर ये पैसिव वॉइस में बनाने की कोशिश करते हैं तो। वैसे ही विद के साथ में हम प्लीज का यूज़ कर सकते हैं, अनॉयड का यूज़ कर सकते हैं। देखो अनॉयड विद, यहाँ पे अनॉयड एट लगाया था तो समथिंग किसी चीज़ की बात हो रही थी, अनॉयड विद लगाया तो किसी व्यक्ति की बात हो सकती है। सेटिस्फाइड विद, डिस्गस्टेड विद, इम्प्रेस्ड, चार्म्ड, चार्म मतलब हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड। डेकोरेट मतलब सजाना, फिल मतलब भरना, लाइन मतलब कि लाइन में क्यू में आना, और ऐसे ही कैन मतलब भी होता है काम को पूरा करना। तो इस तरीके से हम विद को यूज़ कर सकते हैं प्रपोजिशन बाय की जगह पे। इसके अलावा क्या और भी हैं? हाँ, हम यहाँ पे चाहें तो टू का यूज़ भी कर सकते हैं प्रपोजिशन की जगह। कैसे? नोन टू, ऑब्लिगेट टू, मैरिड टू, डिवोटेड टू। एग्जाम्पल एक देखते हैं। हमने बोला कि आई विल मैरी हर, मैं उससे शादी करूंगा, तो हम क्या करेंगे, इसको जब पैसिव बना रहे होंगे तो इस पैसिव को बनाते समय इसका आंसर ऐसा हो जाएगा, हर आगे जाएगा और हो जाएगा शी। विल क्योंकि मॉडल वर्ब है तो हम यहाँ पे बी लगा लेंगे। शी विल बी मैरी की थर्ड फॉर्म मैरीड। तो ये अब हमें क्या करना चाहिए, आई को पीछे ले आना चाहिए, मी बन जाएगा और इसके पहले क्या लगा देंगे, बाय का यूज़ कर देंगे। नहीं करेंगे, बाय का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टू। क्यों यूज़ करेंगे टू का? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में जो वर्ब है ना वो मैरी है और मैरी के साथ में प्रपोजिशन टू का यूज़ हो रहा होता है, इसलिए हम टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा डिवोटेड, ऑब्लिक और नोन का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी प्रपोजिशन जो है, चौथी प्रपोजिशन इनको हम यूज़ कर सकते हैं कंटेन, एम्बडीड, इंक्लूडेड, एनगल्फ्ड, इंटरेस्टेड। जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन समथिंग, तो इनका यूज़ कर सकते हैं अपने पैसिव वॉइस को बनाते समय।
तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। यही थे हमारे पास में एक्टिव और पैसिव के एडवांस रूल। अगर आप हमारी पिछली वीडियो और ये वाली वीडियो देख लेते हैं तो एक्टिव पैसिव यहाँ पे आके ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट रहता है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके हमसे चीज़ों को शेयर कर सकते हैं और चीज़ों को पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नई नई चीज़ों को सीखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।